नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। वह गैसें जिनकी एमिशन यानी उत्सर्जन की वजह से यह दुनिया जलवायु संकट के दौर में पहुंच चुकी है, उन गैसों का सबसे ज़्यादा एमिशन साल 1850 से लेकर के अब तक किसी देश ने किया है तो वह अमेरिका है। टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाला देश अमेरिका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। मौजूदा वक्त में अमेरिका तेल और गैस का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मतलब मौजूदा वक्त में भी अमेरिका जलवायु संतुलन की परिस्थितियों पर सबसे ज़्यादा हमला कर रहा है। मगर इसके बावजूद भी अमेरिका जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के मैदान से भाग चुका है, या आप यह भी कह सकते हैं कि वह देश जो जलवायु संकट का सबसे बड़ा दोषी है, जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है, उस देश के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु संकट की लड़ाई से खुद को अलग रखने की घोषणा कर दी है। ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का जलवायु परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, भले ही दुनिया क्यों न तबाह हो जाए। एक कार्यकारी आदेश यह भी जारी किया है कि अमेरिका जलवायु संकट से लड़ने के लिए पेरिस समझौते से खुद को अलग करने का फैसला लेता है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी फैसला लिया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अमेरिका ने क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जैसा भी कमिटमेंट किया है वह सब रद्द किया जाता है। तो चलिए इस विषय पर थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बात करते हैं। जलवायु का संबंध किसी एक इंसान, किसी एक देश और किसी एक इलाके से नहीं है। जलवायु का संबंध इस पूरी पृथ्वी से है, इस पूरी दुनिया से है। इसीलिए जलवायु का संकट पूरी मानवता का संकट है। हमें हार और जीत के केंद्र बिंदु से इस दुनिया को देखने की आदत लग गई है। इसीलिए हम जलवायु संकट के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। हमें तात्कालिकता में जीने की आदत सिखाई जाती है, इसीलिए हम दूर की सोच से भागते हैं। हम संकुचित दृष्टि का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए हमारी तंग नजरी जलवायु संकट को दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में एक तो मानती है, मगर उसके हिसाब से जीवन जीने के लिए आदत नहीं विकसित करती है। इन सब का असर यह हुआ है कि हम सब ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां जलवायु परिवर्तन का असर नंगी आंखों से दिखाई भी देने लगा है और महसूस भी होने लगा है। संतुलन का वह पूरा धरातल टूट चुका है जो जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल को संभाले कर रखता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ही देख लीजिए। मोटे तौर पर समझिए तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वह गैस होती है जो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाती है, पृथ्वी के तापमान को जीवन जीने लायक बनाती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। अब अगर ऐसा हो कि पृथ्वी की सतह से पलटकर यह गर्मी वायुमंडल से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? पानी बर्फ बन जाएगा, जीवन जीने लायक पूरी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। मगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैस हैं जो पृथ्वी की सतह से पलटकर जाने वाली गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही किसी कंबल की तरह फंसा करके रखते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन जीने लायक संभावनाएं हैं। 17वीं सदी के मध्य तक, जब तक इस पृथ्वी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नहीं छुआ था, तब तक पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मौजूदगी उतनी ही मात्रा में थी जितनी मात्रा में पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरत है। मगर 19वीं शताब्दी के बाद से, जब से हमने जबरदस्त तरीके से कोयला, तेल, गैस जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में जबरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हुई है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है जो पृथ्वी के तापमान को, उसके टेम्परेचर को, उसकी हीटिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तापमान बढ़ रहा है तो पृथ्वी की पूरी जलवायु की गतिविधि भी बदल रही है। कहीं पर बम्पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बम्पर सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पर बम्पर गर्मी पड़ रही है। बिना एसी, कूलर और फ्रिज के शहरों में जीना नामुमकिन होता जा रहा है।
यह सब जलवायु के असंतुलन का असर है। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते एमिशन का असर है। जलवायु परिवर्तन जिस तरफ बढ़ रहा है उधर मानवता के लिए संकट की दुनिया दिख रही है। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को दुनिया का गरीब समाज जबरदस्त तरीके से झेल रहा है। अगर यह दुनिया अमीरों की नेटवर्क की बजाय गरीबों के नेटवर्क से चलती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज्यादा गंभीरता से काम किया जाता, क्योंकि गरीबों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। वक्त की जरूरत यह है कि दुनिया के सभी देश मिलकर के मानवता के खिलाफ खड़े इस संकट में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ाई लड़ें, ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करें। मगर अमेरिका भाग खड़ा हुआ है। साल 1850 से लेकर के अब तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन में अमेरिका पहले नंबर पर आता है। साल 1850 से लेकर के अब तक तकरीबन 20% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन केवल अमेरिका ने किया है। पिछले 15 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने वाला देश चीन बना है। मगर उसके बावजूद भी साल 1850 से लेकर के अब तक के एमिशन को देखा जाए तो अमेरिका पहले नंबर पर आता है। साल 1990 से लेकर के अब तक जितने भी जलवायु सम्मेलन हुए हैं उनमें यह बुनियादी बात हमेशा शामिल रही है कि जिसने 1850 से लेकर के अब तक, यानी जिसने ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है, उसकी जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, सबसे बड़ी भूमिका होगी। वह अपने कार्बन एमिशन पर सबसे ज्यादा कटौती करेगा। साल 2015 में पेरिस में जलवायु सम्मेलन में दुनिया के सभी 194 देशों ने आपस में मिलकर के यह समझौता किया कि वह कार्बन एमिशन को इतना कम करेंगे कि इस सदी के अंत तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल के आधार पर पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की बढ़ोतरी ना हो। आगे चल करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट रख दिया गया। पेरिस जलवायु सम्मेलन में यह भी समझौता हुआ कि हर देश 5 साल के अंतराल के बाद 5 साल के इंटरवल पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए उसने क्या किया है इस पर अपना रिपोर्ट पेश करेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन से निकला समझौता कागज पर धरा का धरा रह गया दिखता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2024 ऐसा पहला साल बन चुका है जब एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के एवरेज टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया है। मतलब हम जलवायु संकट के भीतर घुस चुके हैं। आने वाले सालों में स्थिति और भयावह होने वाली है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में यह टारगेट रखा गया था कि सदी के अंत तक दुनिया का औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ना चाहिए। मगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रमाणित डेटा सेट्स यह बता रहे हैं कि साल 2024 में ही दुनिया ने पेरिस समझौते के टारगेट को तोड़ दिया है। दुनिया का औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया है। अगर यही स्थिति आने वाले 10-15 सालों तक लगातार बनी रहती है, यह कम नहीं होता है, तो भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में अमेरिका ने जलवायु संकट की लड़ाई से भाग जाने का फैसला लिया है। असल बात तो यह है कि अमेरिका ने कभी भी जलवायु संकट से, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की लड़ाई को गंभीरता से लड़ा ही नहीं। अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि उसने ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किया है, तो वह सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन में कटौती करे। मगर पेरिस समझौते के मुताबिक साल 2020 में जब अमेरिका के कार्बन कटौती का हिसाब किताब लगाया गया तो यह निकल करके आया कि साल 1990 के मुकाबले अमेरिका ने साल 2020 तक केवल 0.4% कार्बन एमिशन में कटौती की है। वह भी अगर साल 2019 में कोरोना का दौर नहीं शुरू होता तो साल 2019 तक अमेरिका के कार्बन एमिशन के आंकड़े यह बता रहे थे कि साल 1990 के मुकाबले अमेरिका ने कार्बन कटौती नहीं की है, बल्कि कार्बन एमिशन में 6% की बढ़ोतरी हासिल कर ली है। मतलब जबरदस्त तरीके से कार्बन एमिशन किया है, किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई है। कोयले का इस्तेमाल करने को लेकर के जिस तरह से भारत की आलोचना की जाती है, उस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कभी भी आलोचना नहीं की गई। जबकि हकीकत यह है कि तकरीबन 34 करोड़ आबादी वाले अमेरिका ने साल 2015 तक तकरीबन 140 करोड़ आबादी वाले भारत के बराबर कोयले का अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। साल 2015 के बाद अमेरिका ने कोयले के इस्तेमाल में
कमी लानी शुरू की, मगर इस कमी की भरपाई ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस और तेल के प्रोडक्शन से कर डाली। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि भारत की एनर्जी ज़रूरतों का तकरीबन 27% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा हो रहा है, जबकि अमेरिका के मामले में यह 20% से भी कम है। यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अमेरिका ने कभी भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से खुद को अलग रखने का फैसला ले लिया था, मगर जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने फिर से अमेरिका को पेरिस समझौते का हिस्सा बना डाला। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाइडेन की सरकार ने जलवायु संकट से लड़ने के लिए ठोस प्रतिबद्धता दिखाई हो, बल्कि आंकड़े तो यह बताते हैं कि जो बाइडेन की जो सरकार थी वहां पे भी अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से कार्बन एमिशन होता रहा, तेल और प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ता रहा। अमेरिका अपनी ज़रूरतों का तकरीबन 80% तेल और गैस तो खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। चुनाव प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दे डाला था, मतलब दुनिया जाए भाड़ में, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत कर आएंगे तो जबरदस्त तरीके से प्राकृतिक गैस और तेल का प्रोडक्शन के लिए ड्रिलिंग की जाएगी। यही हुआ है। राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनका पेरिस समझौते से कोई लेना देना नहीं है। वह ऐसी किसी भी तरह की रुकावट को तवज्जो नहीं देने वाले हैं जिसकी वजह से उन्हें तेल और प्राकृतिक गैस के प्रोडक्शन में किसी तरह की सीमा का पालन करना पड़े। दुनिया चाहे बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, मगर वह ड्रिल बेबी ड्रिल की नीति पर ही चलेंगे। अमेरिका का जलवायु परिवर्तन की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। नियम के मुताबिक अगर अगले 1 साल के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेरिस समझौते से अलग होने के फैसले को नहीं बदलते हैं तो अमेरिका पेरिस समझौते से जुड़ी बाध्यताओं से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। जहां तक बात रही क्लाइमेट फाइनेंस की, तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट अमेरिका में है। जलवायु संकट से लड़ने के लिए जितना फंड अमेरिका इकट्ठा कर सकता है उतना कोई देश नहीं। ऐसे में अगर अमेरिका क्लाइमेट फाइनेंस की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से छोड़ रहा है तो जलवायु संकट से लड़ने में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई है कि जलवायु संकट से लड़ने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को आगे रहना चाहिए था। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था। दुनिया के सामने अमेरिका को यह मिसाल कायम करना चाहिए था कि उसने साल 1850 से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। मगर अमेरिका भाग खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका भाग खड़ा हुआ है तो कल दूसरे देश भी कहेंगे कि जब जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर परेशानी से लड़ने के लिए अमेरिका जैसा ताकतवर और समृद्ध देश आगे नहीं आ रहा है तो कमजोर देश आगे क्यों आए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।